Hello guys, this is Rajni here. Welcome to our YouTube channels R Square Pathshala. Today we are going to talk about sample. This is a paper 1 topic. Now let's start. Type of sampling. टाइप ऑफ सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी व्हाट इज़ सैम्पल. कि सैम्पल क्या होता है. जैसे कि मान लो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है. इस पूरे पॉपुलेशन में क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस है, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम है, जिसकी आप ईच आइटम को आप क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. इसीलिए इजी करने के लिए हम इसमें से कन्वीनियंट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं. ठीक है, एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, यानी कि एक बड़े पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट निकालना, उसको टेस्ट करना. ठीक है, वो होता है हमारा क्या, सैंपल. जैसे कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारी बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है. जो निकाला जाता है वो क्या होता है, आपका सैंपल. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम सैंपल निकालते हैं. तो सैंपल तो हमने चूज़ किया है, लेकिन उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आपने किस बेस पे सैंपल को पुट किया है, किस बेस पे आपने पॉपुलेशन में से इस सैंपल को चूज़ किया है. तो वो बेसिकली आज हम करेंगे. तो आज का आपका टॉपिक होगा टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, यानी कि किस किस बेस पे आप क्या करते हो, पॉपुलेशंस में से सैंपल को पिक करते हो. तो हमारे 2 टाइप्स की होती हैं. एक होता है हमारा रैंडम सैंपल, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपल्स. सेकंड वन होता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, यानी कि नॉन रैंडम सैंपल. तो आपका जो ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, मेनली क्या होता है वो, एक सेकेंड. तो पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं. जो आपकी जो सैंपल है उसकी टेक्निक्स को हमने 2 टाइप्स में क्या किया, डिवाइड किया. फर्स्ट वन है हमारा रैंडम और सेकंड है हमारा नॉन रैंडम. तो रैंडम मीन्स क्या होता है, जब सभी के इक्वली चांस होते हैं आने के, ठीक है. और जहाँ पे अनइक्वल होते हैं, यानी कि हम अपने फेवर के अकॉर्डिंग, हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पुट करते हैं, वो होता है नॉन रैंडम सैंपल. और रैंडम सैंपल होता है जिसमें हमें पता नहीं होता कि किसको हम चूज़ करेंगे, यानी कि रैंडमली आपने उसको पिक कर लिया, तो डैट इज़ रैंडम सैंपल. यानी कि मान लो आपके पास 10 आइटम हैं, इन 10 आइटम में से सभी ये सोचेंगे कि इस बार हमारा नंबर होगा, यानी कि 10 में से सभी के इक्वली चांस है आने के. एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो क्लासरूम के अंदर हमारा ओरल टेस्ट चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट के मन में ये होता है कि मेरा नंबर भी आ सकता है, यानी कि सबके इक्वली चांस है. टीचर किसी से भी क्वेश्चन क्या कर सकती है, पुट कर सकती है. डैट इज़ रैंडम सैंपल. नॉन रैंडम सैंपल क्या होता है, जब टीचर्स अपने अकॉर्डिंग, यानी कि मान लो आपको पता है कि टीचर इसी को चूज़ करेगी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं. डैट इज़ नॉन रैंडम सैंपल. जब हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें सही लगता है उसी को लेते हैं, जो हमारे अनुसार कन्वीनियंट होता है, ठीक है. यानी कि जहाँ पर हम खुद की फैसिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, खुद के रेस्ट के बारे में, टाइम के बारे में सोचते हैं, डैट इज़ नॉन रैंडम सैंपल्स. ठीक है, अब हम अपने करते हैं. फर्स्ट रैंडम सैंपल के अंदर हमारा फर्स्ट आता है सिंपल रैंडम सैंपल. यानी कि प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल क्या होता है, ईच पर्सन इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल एंड इंडिपेंडेंट एंड नोन द चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. In a case, there are the 100 element in the populations. Every element has 1/100 chance of being selected in a sample exercise. यानी कि क्या बोला है कि मान लो 100 है, तो 100 में से सब एक ही हमें चूज़ करना है, तो 100 एक को चूज़ करेंगे तो कितने चांस है, 100 चांस है. यानी कि 100 में से किसी एक को चूज़ करने हैं तो सभी के इक्वली चांस है. ठीक है. हेयर द इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द सिलेक्शन ऑफ वन एलिमेंट इज द नाइदर बीइंग अफेक्टेड बाय द अदर
selections of the other element nor it will affected the other element। यानी कि इसका क्या मतलब है कि हमने किसी एक को चूज़ कर लिया तो इसका इफ़ेक्ट किसी दूसरे एलिमेंट पर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक बैग के अंदर 10 बॉल हैं, ठीक है, इसमें से आपको एक बॉल सेलेक्ट करनी है, डिफरेंट काइंड्स की इसमें क्या है कलर्स की बॉल हैं, आपको एक बॉल सेलेक्ट करनी है। तो हमने एक बॉल मान लो सेलेक्ट कर ली, तो 10 में से सबके चांस होंगे, इसलिए बाय अपॉन में क्या होगा 10 होगा, लेकिन हमने एक बॉल उठानी है तो 1 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 10 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 10 में से सभी के इक्वली चांस है, हम किसी को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। बैग में हमने हाथ डाला, कोई भी बॉल आ सकती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, कोई भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि अदर एलिमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कैसे? अगर मैं आपको ये बोलती हूँ जो आपने एक बॉल निकाली है उस बॉल को हम वापस बैग में नहीं डालेंगे, तो आपकी यहाँ पर कितनी बॉल होगी 9, तब आपकी एक बॉल का इफेक्ट पड़ा, तब क्या आएगा 9/1 होगा। बट मैं इस बॉल को वापस रिप्लेस कर रही हूँ, वापस यहाँ पर 10 हो गए तो 10/1 होगा, तब इसका क्या हुआ कि अदर एलिमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हम सैंपल को रिप्लेस कर देते हैं तो आपके अदर एलिमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो मैं क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है, उससे मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ तो 50 में से किसी का भी नंबर आ सकता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/50। अगर मैं बोल देती हूँ कि जिससे मैंने क्वेश्चन पुट किया अब मैं उससे नहीं करूँगी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/49, यानी कि एक एलिमेंट का दूसरे पर इफेक्ट पड़ा। अगर मैं बोलती हूँ कि उसी स्टूडेंट को मैं वापस क्लासरूम के अंदर मिक्स कर देती हूँ, वापस उसी से क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ, तब आपके एलिमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके हमारे पास रैंडम सैंपल के हमारे पास कुछ क्या होते हैं मेथड्स, कुछ इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल, जिसमें कोई भी टेक्निक नहीं लगानी, कोई भी लॉजिक नहीं होता। यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉटरी। लॉटरी में आपने क्या किया कि किसी का भी नंबर आ सकता है, सिंपल रैंडम है, कोई बायसनेस नहीं होती। जहाँ पर भी रैंडम वर्ड आप सुनोगे तो आपका माइंड किस पर जाना चाहिए, बायसनेस पर, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह की पक्षपात बायसनेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता होता कि किसका नंबर होगा, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है लॉटरी। सेकंड वन आता है स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल। अब स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल का यूज़ हम कब करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपके पास पॉपुलेशन कैसी हो, हेट्रोजीनियस, व्हेन इन केस द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस मीन्स क्या होता है कि ये आपकी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट भी है, आर्ट के स्टूडेंट भी है, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट भी है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पर क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए, तो आपकी पॉपुलेशन क्या हुई, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है सिमिलरिटी ना होना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइटम होना, दैट इज़ हेट्रोजीनियस। तो आपकी पॉपुलेशन जब यूज़ होती हेट्रोजीनियस होती है तब कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं हम, स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब आपकी हेट्रोजीनियस थी तब आपने स्ट्रैटिफाई का यूज़ कर लिया। सेकेंड स्टेप स्ट्रैटिफाई रैंडम में क्या होता है, अब हम इसमें से सैंपल बनाते हैं जिसको हम स्टार्टा बोलते हैं, कि हमने एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप ये बनाया, इसमें हमने ले लिए कॉमर्स के स्टूडेंट, इसमें हमने ले लिए आर्ट के स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपसे ये पुट किया जाएगा, व्हेन द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस देन वी यूज्ड स्ट्रैटिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है कि जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तब आप किसका यूज़ करोगे, स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल का। सेकंड आपको क्या याद रखना है कि उसमें से हमने क्या बनाए, स्टार्टा बनाए, यानी कि दो हमने ग्रुप बनाए, एक में क्या है कॉमर्स के स्टूडेंट है, एक में आर्ट के स्टूडेंट है। तब आप दोनों स्मॉल ग्रुप के यानी कि स्टार्टा को कंपेयर करोगे तो दोनों क्या है, बिटवीन स्टार्टा आपका कैसी पॉपुलेशन है, कैसे हैं आपके आइटम, हेट्रोजीनियस। क्यों? इसमें कॉमर्स के हैं, इसमें आर्ट के हैं, तो आप बोलोगे हेट्रोजीनियस है। बट अगर आ जाता है विद इन ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर क्या है, तो इसके अंदर आपके क्या है, सारे कॉमर्स के, यानी कि विद इन आपका स्टार्टा कैसा है, विद इन स्टार्टा आपका होमोजीनियस है। आपको फिर समझाती हूँ मैं। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि जब हमारी पॉपुलेशन कैसी होती है, हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रो होती है जब हमारी पॉपुलेशन, मींस डिफरेंट काइंड ऑफ आपके इसमें आइटम है, आर्ट के ले रही हूँ, साइंस के, यानी कि 3 टाइप के इसके अंदर हमारे स्टूडेंट हैं। तो उसमें से हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिसको हम स्टार्टा बोलते हैं। कि यहाँ पे हमने कॉमर्स के स्टूडेंट रखे हैं, यहाँ पे हमने आर्ट के स्टूडेंट रखे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हेन द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस देन वी यूज्ड स्टार्टा, यानी कि स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल।
फिर हमने इस पॉपुलेशन में से ग्रुप बनाए, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है बिटवीन द ग्रुप क्या है और विद इन ग्रुप क्या है। बिटवीन ग्रुप कैसे हैं, तो देखो बिटवीन का मतलब कंपेयर करना होता है, तो कंपेयर करेंगे दोनों में अलग अलग है तो आप बोलोगे हेट्रो। अगर विद इन की बात होती है कि एक ग्रुप के अंदर देखना है तो विद इन क्या है आपका, होमो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बस सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, ज़्यादा थ्योरी में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला ये कि आपकी जब पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है, देन वी यूज्ड स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल। देन हम क्या बनाते हैं, स्टार्टा बनाते हैं। स्टार्टा में अगर हम विद इन ग्रुप चेक कर रहे हैं तो होमो मिलेगा, बिटवीन ग्रुप चेक कर रहे हैं तो हेट्रोजीनियस मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे हम टॉपिक पे। तो स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल, इन केस द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टार्टा, यानी कि ग्रुप में हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। द पॉपुलेशन विद इन स्टार्टा कैसा है, होमोजीनियस। With respect to characterize under the study, population is divided into the mutually exclusive group such as the age group. Random sample are the draw from each group. Each group से आपने sample उठाए. The population in a particular stratum may be in the proportional to its the population. Suppose there are the 1000 student in a college, 600 student humanities and the 4 student commerce. In a sample of the 160 student will be from of the humanities and 40 from the commerce, that is in the same ratio as in the overall populations. ठीक है, वही बात है कि हमने पॉपुलेशन ली, वो पॉपुलेशन हेट्रो थी, उसमें हमने क्या किया, डिवाइड किया इनटू द स्टार्टा में। डिवाइड करने के बाद हमने स्टार्टा बनाया जिसमें क्या हुआ, विद इन स्टार्टा होमोजीनियस मिला, बिटवीन द स्टार्टा क्या मिला, हेट्रोजीनियस मिला। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है क्लस्टर। क्लस्टर जस्ट अपोजिट है किसका, स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल का। ठीक है, स्टार्टा में तो हम हेट्रोजीनियस ले रहे थे पॉपुलेशन को, क्लस्टर में हमारी पॉपुलेशन कैसी होगी, होमोजीनियस। यानी कि जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है तब किसका यूज़ करोगे आप, क्लस्टर का। यानी कि ये आपकी क्या है, मान लो इधर मैं सारे एप्पल्स ले रही हूँ, तब आप बोलोगे सारे ही एप्पल हैं इसके अंदर, देन आपकी पॉपुलेशन क्या हुई, होमोजीनियस, क्योंकि सारे एक ही आइटम है। तो ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप में भी सारे, इसमें भी एप्पल ही आएंगे और इसमें भी एप्पल आएंगे। तो बिटवीन अगर आप कंपेयर करोगे तब भी आप क्या बोलोगे कि सारे आइटम होमोजीनियस है। बट विद इन डिटेल में जाओगे तो आपको हर एप्पल क्या मिलेगा, हर एक एप्पल आपको डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा। यानी कि कोई स्मॉल होगा, कोई डिफेक्टेड होगा, कोई गुड क्वालिटी का होगा, कोई पुअर क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस देन वी यूज द क्लस्टर सैंपल्स, देन द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्टार्टा। इन द पॉपुलेशन विद इन स्टार्टा, विद इन आपको कैसे मिलेंगे, हेट्रोजीनियस, बट बिटवीन द डाटा आपको कैसे मिलेगा, होमोजीनियस। ठीक है, फिर आता है आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, जहाँ पर किसी भी चीज़ के इक्वली चांस नहीं होते हैं आने के। ठीक है, जहाँ पर किसी चीज़ के इक्वल चांस नहीं होते हैं आने के, तो उसको बोलते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवर के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है, मतलब बायस होकर, पक्षपात रूप से आपको जो सही लगता है आप उसको चूज़ करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपका दिया नहीं हुआ, सिर्फ आपको 3 ही पॉइंट दिए गए हैं रैंडम के, लेकिन एक और होता है अलग से, सिस्टमैटिक। ये आपको कुछ नोट्स में मिलेगा, कुछ नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी टाइम इससे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल कब यूज़ किया जाता है, जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट हो। यानी कि जब आपकी पॉपुलेशन बहुत कम हो, फाइनाइट हो, तब आप किसका यूज़ करते हो, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल का यूज़ करते हो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सिस्टम बना दिया जाता है। सिस्टम कैसा कि इस बेस पे आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। मान लो मैंने सिस्टम बना दिया कि हर 5वें नंबर पे जो इंटरव्यू देने आएगा हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हमें नहीं पता 5वें नंबर पर कौन होगा, बस हमने एक रूल बनाया कि 5वें नंबर पर जो होगा हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, सिस्टम। देन हमारे पास हम किसका यूज़ करेंगे, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल का।
तो नॉन प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब हम बायसनेस होकर सभी के इक्वल चांस नहीं होते आने के, जो हमें कन्वीनियंट लगता है, जो हमें ईजी लगता है, हम अपने ईजी वे को देखते देखते हुए हम सैम्पल को चूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्स्ट वन होता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब आपके पास मान लो सैम्पल कलेक्ट करने हैं आपको 3 एरिया दिए गए हैं, लेकिन उन तीनों में से आप उस एरिया को सिलेक्ट करोगे जो आपकी नियर बाय हो, जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता हो, जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा ना आता हो, जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना होता हो, तो आप अपनी सुविधा देख रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग कब होती है? जैसे हर चीज़ में एक रिजर्वेशन फिक्स कर दी जाती है, यहाँ तक ही आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, एक कोटा बना दिया कि इतने जो आ गए वो आ गए, वहीं सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद हमें नहीं करना, तो डैट इज़ कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल क्या होती है? स्नोबॉल के अंदर एक चेन बनती है, ये यूजीसी में आ चुका है ये क्वेश्चन कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है जिसमें एक चेन बनती है, यानी कि मान लो मेरे को एक कोई ड्रिंक करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को लेनी है, तो जो ड्रिंक करता है उसके पास तो नहीं जा सकते, तो हम उसके रिलेटिव्स के पास जाएंगे। तो मान लो उसके बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं, क्या वो उसकी रियल बताएगा? वो कहेगा हाँ करता है लेकिन डेली नहीं करता। आप उनसे पूछ लो, वो रेफरेंस में किसी और का नाम देता है, फिर वो किसी और का नाम देता है, तो एक ऐसी चेन बनती है। इसमें कभी भी आपको जो डेटा है वो सही नहीं मिलेंगे, कोई इसकी बुराई करेगा, कोई इसकी अच्छाई करेगा, ठीक है। तो स्नोबॉल में क्या होती है? सबसे ज़्यादा पक्षपात स्नोबॉल के अंदर पाया जाता है। स्नोबॉल के अंदर एक चेन बनती है, रेफरल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हर बंदा किसी ऑल्टरनेट का क्या कर देता है, नेम सजेस्ट करता है कि आप उससे पूछो, आप उससे पूछो, दैट इज़ snowball sampling. So there are the two types of samples. First one is random sample, second one is non random samples. ठीक है। फिर इसके बाद आता है determining the sample design. अब सैम्पल का डिज़ाइन कैसे करेंगे? सैम्पल इट सेल्फ, यानी कि हु विल बी सर्वे, कौन सैम्पल को करेगा, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, कितनी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड होगी, सैम्पल का साइज़ लार्ज लोगे या सैम्पल का साइज़ स्मॉल लोगे, कैसा होना चाहिए, सैम्पलिंग कैसी होनी चाहिए सैम्पल की, यानी कि अभी हमने जो पढ़ी है कि रैंडम लोगे या नॉन रैंडम लोगे, पर्पस देख, ये सैम्पलिंग की जो टेक्निक है किस बेस पे डिसाइड होती है कि पर्पस क्या है, पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, प्रोसीजर क्या है, हमारा बजट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम क्या करते हैं, सैम्पल करते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए पेपर 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। पेपर 1 में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए पेपर 2 के अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाइपोथेसिस एंड सैम्पलिंग, इससे रिलेटेड यूजीसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको क्वेश्चंस पुट करना हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।